जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 2 में पनिशमेंट के विषय में कि क्या व्यवस्था दी गई है। देखिए, जो अध्याय 3 भारतीय दंड संहिता था उसमें दंडों के विषय में धारा 53 से लेकर के धारा 75 तक में व्यवस्था दी गई थी। यहाँ पर धारा 4 से लेकर के धारा 13 तक में व्यवस्था दिया गया है। बदलाव थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ बहुत अंतर नहीं हुआ है। धाराओं का हेरफेर हो गया है। कुछ दंड के प्रावधान में खासकर जुर्माने से संबंधित और एक इसमें कम्युनिटी सर्विस के रूप में दंड बढ़ाया गया है। तो पहले जो दंड का प्रकार था वो 5 था, अब जो है दंड का प्रकार 6 हो गया है। तो धारा 4 कहता है कि पनिशमेंट, द पनिशमेंट्स टू विच अफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर, पहला डेथ से यानी मृत्युदंड से, दूसरा है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से मतलब आजीवन कारावास से, और तीसरा करा कि इम्प्रिजमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस नेमली, या तो रिगरियस हो सकता है यानी कठिन कारावास और अथवा विथ जो है हार्ड लेबर के रूप में है, और दूसरा है सिंपल। उसके बाद से कह रहा है कि चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का संपहरण, और पांचवा है फाइन। छठवां में कम्युनिटी सर्विस के रूप में एक नया जोड़ा गया है। अब कम्युनिटी सर्विस को अभी यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस में क्या क्या हो सकता है। अब इसके बाद से करें कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस मतलब लघुकरण जो होगा वो कैसे किया जाएगा दंड के बारे में। तो करा द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ the offender commute any punishment under this संहिता to any other punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिना किसी अफेंडर के सहमति के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माने समुचित सरकार क्या कर सकती है, लघुकरण कर सकती है। अब समुचित सरकार को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि समुचित सरकार मतलब क्या है। तो ये कह रहा है कि इन केस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जो किसी ऐसा जो कारावास है या जो है मृत्युदंड का दंडादेश है जिस पे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है और उसके तहत किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में केंद्रीय सरकार जो है समुचित सरकार के रूप में जाना जाएगा। बी कह रहा है कि इन केसेज विच वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ आर नॉट, चाहे वो मृत्युदंड से हो अथवा नहीं हो, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। कोई ऐसा अपराध है जिसका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस अधिनियम पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का उला है, और उसमें कोई दंडादेश दिया जा रहा है, तो चाहे मृत्यु दंडादेश हो या नहीं हो, वह माना जाएगा कि एप्रोप्रिएट सरकार के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में राज्य सरकार है। अब ये कह रहा है कि फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट मतलब जो दंडाविधियों का है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे गिना जाएगा, जैसे गणना करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years
अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब किसी गणना करना हो तो कैसे गणना किया जाएगा, तो उसका कह रहा है कि यदि लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात आ रही है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल माना जाएगा। अब जैसे गणना करने में देखिए होता क्या है ना कि आप जैसे बेल एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें दिया गया है कि कोई बेल दाखिल करना है या बेल किसी को लेना है और वो व्यक्ति आजीवन कारावास से कोई मान लीजिए दंडित है, लेकिन उसने 20 साल जेल में ही काट लिया है, तो क्या होगा, ये कहा जाता है कि यदि मैक्सिमम उसने कारावास कर लिया है जितना कि दंड का है तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाएगा, जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अथवा जो अटेम्प्ट टू क्राइम की बात हम लोग देखते हैं कि कोई आजीवन कारावास से संबंधित है और उसमें यदि सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है तो उसमें कितना सज़ा दिया जाएगा। जो धारा भारतीय दंड संहिता 511 में था तो उसमें बताया गया था कि आजीवन कारावास से दंड कोई दंडित है तो उसमें कितना सज़ा का गणना किया जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में इसको ये बता रहा है कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो आधे से अधिक की बात कर रहा है कि मतलब कोई अपराध ऐसा हुआ है तो कारावास से के लिए जो आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि से आधे तक की हो सकेगी। जो 511 में अटेम्प्ट टू क्राइम की बात हम लोग करते थे, तो आजीवन कारावास का आधा कैसे आप गणना करेंगे, तो उस गणना के लिए यहाँ फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की बात किया है, तो तब उसको 20 साल माना जाएगा। अब ये करंट सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगारियस आर सिंपल। ये कह रहा है कि कोई ऐसा दंडादेश है जो उसका कुछ भाग जो है कठिन भी हो सकता है कारावास से और कुछ भाग उसका सिंपल भी हो सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है न्यायाधीश के ऊपर कि वो क्या कर सकता है। धारा 7 कह रहा है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर्स इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट विच मे बी ऑफ either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and द रेस्ट सिंपल। मतलब ये न्यायालय के विवेक पर है कि जब वो दंड दे रहा है तो कितना उसको रिगरियस दे सकता है और कितना सिंपल दे सकता है। या तो पूरा रिगरियस दे सकता है या आधा रिगरियस आधा सिंपल दे सकता है, या कुछ रिगरियस दे सकता है कुछ जो है सिंपल दे सकता है। अब वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है और केस के नेचर के हिसाब से होता है। अब इसके बाद से कह रहा है कि अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑन फाइन ईटीसी। यदि कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है फाइन के अमाउंट का तो क्या लाइबिलिटी होगा, तो उसमें कर देयर वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच ए फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। मतलब इसके कहने का ये है कि अनलिमिटेड दिया जा सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं दिया जा सकता है। मतलब उसके पावर से अधिक पावर का कोई भी दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर्स इज सेंटेंस्ड टू ए फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजमेंट। दूसरा कह रहा है कि पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट और फाइन आर विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू ए फाइन। अब यहाँ देखिए न्यायालय हर मामले में अपने हिसाब से दंड दे सकता है। इट शैल बी कंपिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाई द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence।
अब कोई ऐसा जुर्माने के जो दंड दिया जा रहा है और उसमें जुर्माना है और जुर्माना न देने के लिए कोई दंडादेश देना चाहता है न्यायालय, तो अलग से उसको दे सकता है और वह जुर्माने से अलग का होगा और उसमें दंडादेश उसको दिया जा सकता है। इसके बाद से ये कह रहा है कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट which is the maximum fixed for the offence if the offence is be punishable with imprisonment as well as fine। अब इसके कहने का मतलब है कि जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो फाइन जो भी होगा वो जो अपराध मूल अपराध में है उसके मैक्सिमम का 1/4 से अधिक का नहीं होगा। अगर उसके डिफ़ॉल्ट करने में, जैसे मान लीजिए कोई चोरी का अपराध किया, 3 साल की सज़ा है और चोरी के साथ साथ फाइन भी इम्पोज कर दिया गया न्यायालय द्वारा। अब ये है कि अगर जो वह फाइन नहीं देता है तो क्या 3 साल के बाद और कितना उसको दंड दिया जा सकता है, तो 1/4 से अधिक फिर एक्सटेंड ये नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए 2 साल का सज़ा हुआ और कुछ फाइन कर दिया गया, फाइन का डिफ़ॉल्ट वो करता है तो उसके लिए वो जो सज़ा है मैक्सिमम 3 साल, उसका 1/4 यानी कि 9 महीना तक का सज़ा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये है। फिर उसके बाद उपधारा 4 कह रहा है कि द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन आर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ ए कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। अब एक जो नया बात ये कह रहा है कि द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन अथवा इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंस टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। अगर जो वैसा डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको उस दंडादेश से दंडित कर सकता है जिसके लिए वो किया गया था। अब उपधारा 5 कह रहा है कि इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन आर कम्युनिटी सर्विस द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन आर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट directs the offender to be imprisoned in default of payment or fine or in default of community service shall not exceed। अगर किसी व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस का आदेश किया गया है या फाइन का किया गया है और उसका वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो देखिए ये नया इसमें जोड़ा गया है जो धारा 69 में था, उसी को ये धारा 5 में ऐड करते हुए और सर्विस कम्युनिटी को भी ऐड कर दिया है। तो उसमें ये कह रहा है कि 67 में दिया गया था, 69 में नहीं, सॉरी 67 में दिया गया था कि कोई ऐसा दंडादेश दिया गया है जो केवल जुर्माने से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जुर्माने के साथ साथ सर्विस कम्युनिटी की बात कर रहा है कि अगर जो दोनों का वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके ऊपर कितना जो है जुर्माना लगाया सज़ा का कारावास हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। यदि 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं है तो उसको 2 महीने का कारावास का सज़ा दिया जा सकता है व्यतिक्रम करने पे। और उसके बाद कह रहा है कि 4 months व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़। यदि 10,000 रुपये से अधिक का अनधिक का जुर्माना है और वो डिफ़ॉल्ट करता है न देने में, तो उसको 4 महीने तक का सज़ा दिया जा सकता है। 1 year इन एनी अदर केस। अब 10,000 से ऊपर जितना भी कोई जुर्माना का अधिरोपित किया गया है और उसका वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके डिफ़ॉल्ट के एवज में उसको 1 साल तक का कारावास अतिरिक्त भोगने का आदेश दिया जा सकता है। 6वां कह रहा है कि द
imprisonment which is imposed in default of payment of the fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। यदि कोई जमा कर देता है जुर्माना, फाइन जो उसको देने के लिए बात की जाती थी, तो वो उसका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो सज़ा कर रहा था, यानी छोड़ दिया जाएगा। इफ़ बिफोर द expiration of the terms of imprisonment fixed in default of payment, such a person of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। मतलब इसके कहने का ये तात्पर्य है कि ज्यों ही उसका जुर्माना जमा कर दिया जाता है तो ही उसको छोड़ दिया जाएगा, और उस अनुपात में यदि जुर्माना जमा कर देता है तो उस अनुपात में भी उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे 3 महीने का कारावास हुआ और 5,000 या 10,000 जो भी है 9,000 का जुर्माना हुआ, तो उस 9,000 में यदि वो 3,000 दे देता है तो 1 महीने का कारावास उसका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इलस्ट्रेशन करा है, ए इज सेंटेंस टू ए फाइन ऑफ 1,000 रुपीज एंड टू 4 मंथ। अब उसको सेंटेंस किया गया 1,000 रुपीज़ के लिए और 4 मंथ्स के लिए। इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट हियर इफ़ 750 रुपीज़ ऑफ द फाइन बी पेड are levied before the expiration of 1 month of the imprisonment. A will be discharged as soon as the first month has expired. If 750 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 months are completed. If 500 rupees be paid or levied at the time of expiration of those 2 months or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged। मतलब यदि पूरा पेड कर देता है तो तुरंत उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक सीक्वेंस में बराबर बराबर जितना का कारावास हो रहा है उतने रुपये को बराबर भागों में बांट करके ये देखा जा रहा है कि यदि जब जब वो दे देता है, एक प्रकार से मजदूरी देख लीजिए कि 1 महीने का अगर जो तनख्वाह आपका 10,000 है तो आप 1 महीने में 10,000 को डिवाइड कर लीजिए, 15 दिन पे कितना आ रहा है, 10 दिन पे कितना आ रहा है। तो उसी तरीके का एक उदाहरण बना करके इसमें दिया है कि जो ही आपका वो उस अमाउंट को पूरा करते हैं तो उतना दिन का कारावास माफ़ कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद से ये कह रहा है कि द फाइन आर एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेंड अनपेड। यदि कोई ऐसा बच गया है, मान लीजिए पूरा उसने भोग लिया सज़ा, उसके बाद भी कोई बच गया है, तो मे बी लेविड एट एनी टाइम विथ 6 ईयर, वो 6 साल के भीतर कभी भी उससे वसूल किया जाएगा। आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसके पास करने के बाद 6 महीना के भीतर, 6 साल के भीतर कभी भी उससे वसूला जाएगा जो अनपेड है। एंड इफ़ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर, then at any time previous to the expiration of the period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts। अब समझिए कि जुर्माना तो वसूला ही जाएगा चाहे जैसे भी हो। कहानी घुमा फिरा के बढ़ा करके लिख दिया कि अगर जो 6 साल से अधिक का कोई कारावास है तो उसमें जैसे ही पहले 6 साल पूरा हो जाता है, मतलब सज़ा उसकी पूरा हो जाता है उसके पीरियड में, या अथवा उसका डेथ हो जाए, जो भी पर पूर्व हो उसके पहले वसूला जाएगा।
और अगर जो डेथ हो भी जाता है तो उसके तब भी लायबल होगा जुर्माने से, माने उसके लीगल हायर से वसूला जाएगा। अब लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। अब ये कह रहा है कि जो व्यतिक्रम करने पे जो होगा तो क्या लगातार किसी को सज़ा भोगना होगा, तो वो जो धारा 69 में दिया गया था भारतीय दंड संहिता 1860 में, वो यहाँ पर धारा 9 में दिया गया है कि अनुपातिक रूप से कैसे उसको जो है कारावास दिया जाएगा। लिमिट क्या होगा, तो कह रहा है कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इट सेल्फ एन ऑफेंस द offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it be so expressly provided. Where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offense are defined or punished, or several acts or which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offense. उससे अधिक का वो सज़ा उसको नहीं दिया जाएगा जो मैक्सिमम सज़ा उसमें पाने का हकदार था। अब यहाँ उदाहरण में बढ़िया समझा रहा है, करे ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विथ ए स्टिक, हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंट्री काजिंग हर्ट टू जेड बाय द होली बीटिंग एंड आल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लो which make up to whole beating. If he were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. अब जैसे ये इसमें उदाहरण दे रहा है वॉलेंट्री हर्ट करने के लिए, काजिंग हर्ट के लिए जो उपहति की बात हम लोग कहते हैं, तो उपहति में कह रहा है किसी व्यक्ति को कई कोड़े मारे जा रहे हैं तो क्या सभी कोड़ों के लिए अलग अलग जो है दंड से दंडित किया जाएगा, तो ये कह रहा है कि नहीं, एक कोड़ा के लिए एक बार अगर जो बनाया जाता है, मतलब ये कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की बात कर रहा है कि जहाँ की कोई जो अपराध है ऐसे भागों से जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अव्यक्त रूप से उबंधित न हो। इसको डबल जियोपार्डी का रूल भी कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रयुक्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, तो जहाँ की कई कार्य जिसमें से एक से या स्वयं अधिक से अपराध गठित होता है तो मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, तो वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचार करे उसे दे सकता है। मतलब अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा, माने जो उसका दंड है उससे अधिक नहीं किया जाएगा। जैसे मान ली 2-3 अपराध है, मान ली 323, 504, 506 और उसमें मैक्सिमम जो 7 साल का सज़ा है, तो इसके कहने का मतलब किसी में 2 साल का सज़ा है, किसी में 3 साल का सज़ा है, किसी में 7 साल का सज़ा है, तो जो 7 साल वाला सज़ा होगा उसी से दंडित किया जाएगा, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा होगी। अब बी वाला भी उदाहरण देख लीजिए, कह रहा है कि बट इफ़ वाइल एज बीटिंग जेड वाई इंटरफेयर्स and a intentionally sticks y here as the blow giving to y is no part of the act whereby a voluntary cause hurt to z, a is liable to one punishment for voluntary causing hurt to z and to another for the blow giving to y। मतलब यदि कोई एक व्यक्ति के प्रति अपराध है तब तो वो उस पर, लेकिन कहीं 2 लोग के प्रति अपराध कर दिया
तब क्या होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग उसको दंड देना होगा। जैसे किंतु यदि उस समय जब क य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है और क म पर सा से प्रहार करता है, तो यहाँ म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा क य को स्वेच्छा उपाधि कारित करता है। इसलिए क य को स्वेच्छा कारित की गई उपाधि के लिए एक दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय होगा। अब पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस जजमेंट स्टार्टिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ये कह रहा है कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, तो जो सबसे कम दंड का दंड होगा उस दंड से दंडित किया जाएगा। यदि उसमें सस्पिशन बना हुआ है कि आखिर उसने अपराध कौन से दंड का किया है, लेकिन दंड किया है अपराध, लेकिन कौन से दंड का किया है, तो उस कंडीशन में जो सबसे कम दंड से दंडनीय अपराध होगा उसके लिए वो लाइबल होगा। इन ऑल केसेज इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ which of this offence he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। अब इसके बाद से आ रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया था धारा 73 में भारतीय दंड संहिता के। यहाँ पर धारा 11 में इसका वर्णन है। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगारियस इम्प्रिजमेंट, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट टू विच ही इज सेंटेंस not exceeding 3 months in the whole according to the following scale namely। पहले तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा कठिन कारावास दिया गया है उसी में एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो एक चीज़ ये हो गया, और वो मैक्सिमम 3 महीने तक का ही हो सकता है। तो 3 बातें इसमें है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कि एकांत परिरोध उसी मामले में दिया जाएगा जिसमें कि कठोर कारावास का सज़ा दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि 3 महीने से अधिक का नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका एक स्केल बनाया है। वो स्केल इस तरीके से है, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। यदि कोई कठोर कारावास 6 महीने का है तो उसको 1 महीने से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ पनिशमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। यदि कठोर कारावास 6 महीना से अधिक और 1 साल से कम का है तो उसमें 2 महीने से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ये टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। यदि 1 साल से अधिक है तो मैक्सिमम उसको 3 महीने तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अब एक बात और कर रहा है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब अवधि क्या होगा उसका, जो देने की बात कह रहा है 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, तो उसको कैसे दिया जाएगा। तो कह रहा है इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज। 14 दिन से एक बार में अधिक नहीं दिया जाएगा। एट ए टाइम विथ intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। मतलब कम से कम उसको 14 दिन का फिर अंतराल भी दिया जाएगा। एंड when the imprisonment awarded shall exceed 3 months the solitary confinement shall not exceed 7 days। यदि उसको 3 महीने का एकांत परिरोध देना है तो एक बार में 7 दिन से अधिक का नहीं दिया जाएगा। और कह रहा है कि नॉट एक्सीड 7 डेज इन 1 मंथ, माने 1 महीने में उसको 7 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा।
अब इसका मतलब जब भी उसको देना होगा फिर दूसरे महीने में 7 दिन का दिया जाएगा। ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड विथ इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेन देन सच पीरियड। अब जैसे मान लीजिए कि 14 दिन का ही देना हो चाहे 7 दिन का ही देना हो, तो मान लीजिए किसी महीने में 23 तारीख से चालू किया गया और 30 तारीख को ख़त्म हो गया, तो फिर दूसरे महीने में ऐसा नहीं कि पहली तारीख से चालू हो जाएगा, अब दूसरे महीने में 7 तारीख के बाद ही दिया जाएगा। तो यही ये बात कर रहा है कि जो इंटरवल होगा, गैपिंग होगा, वो उतना ही दिन का गैपिंग भी होगा। ऐसा नहीं कि लगातार उसको दिया जाएगा, महीना बदल गया तो फिर से दे दो। अब इसके बाद इन्हेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बता रहा है कि पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात जो है अध्याय 10 और अध्याय 17 में जो है कोई दिया गया है दंड, तो उसके लिए क्या है, तो ये कह रहा है कि हूएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ऑफ दिस संहिता विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment or either description for a terms which may extend to 10 years। ये कह रहा है कि कोई अध्याय 10 अथवा अध्याय 17 में किसी व्यक्ति को सज़ा हो चुकी है और फिर से दोबारा कोई उस तरीके का अपराध करता है, तो उसके बाद जो इन्हेंस पनिशमेंट की बात आएगी, तो या तो उसको आजीवन कारावास तक दोषी करार दिया जाएगा अथवा 10 साल से कम का नहीं होगा, 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों में से जो भी किया जाएगा यानी कि इन्हेंस पनिशमेंट के रूप में। तो हम लोगों ने देखा धारा 8 से लेकर के धारा 13 तक जो पनिशमेंट से संबंधित प्राविधान है, और ये धारा 4 से लेकर के धारा 13 तक अध्याय 2 में दिया गया है आप पनिशमेंट दंड के संबंध में। इसके बाद जो दूसरा अध्याय है अध्याय 3, वो जनरल अपवादों के बारे में है, मतलब सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। तो दंड का प्रावधान धारा 4 से लेकर के 13 में हम लोगों ने देखा, कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ हुबहू है। थोड़ा सा बस सर्विस कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे नया एक दंड का प्रावधान कर दिया है, बाकी सब वही है, धाराओं में बदलाव है, केवल धारा बदल गया है। अच्छा है कि एक कन्फाइंड कर करके एक जगह यहाँ पर भी थोड़ा सा ये अमाउंट के बारे में बढ़ा है, चेंज किया गया है। तो मैं यहाँ वीडियो को विराम देता हूँ, इसके बाद पुनः एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध रहूँगा। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।